सेनेट की 48 नशस्तों पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज से हो रही है। रिटर्निंग अफसरान कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कर रहे हैं। पंजाब और सिंध के 12-12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 11-11, जबकि वफाकी दारुल-हुकूमत से 2 अरकाइन सेनेट का इंतखाब होगा। पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। IMF के साथ कलील मुद्दती समझौते के दूसरे जायजे का आखिरी रोज। मुख्तसर मुद्दत के समझौते के हातमी जायजे के बाद अमले की सतह पर मुआहिदा मुतवक्के। अमले की सतह पर मुआहिदा होने के बाद IMF के इंतजामी बोर्ड से मंजूरी होगी, जिसके बाद पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की हातमी किस्त जारी की जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज अगले 2 महीने के लिए ज़री पॉलिसी का ऐलान करेगा। ज़री पॉलिसी का ऐलान मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी के इजलास के बाद किया जाएगा। तर्जमान स्टेट बैंक। पंजाब असेंबली का इजलास आज हो रहा है। इजलास में सूबाई वजीर खजाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ऐवान में बजट पेश करेंगे। ऐवान में आइंदा 3 माह का बजट और गुज़श्ता 8 माह का इस्तेमाल शुदा बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। बानी PTI रहनुमा अकबर एस बाबर का PTI के तमाम गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स की तहकीकात के लिए वज़ीर दाखिला को खत। PTI फॉरेन फंडिंग केस के फैसले को 20 माह हो चुके हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। निशानदही के बावजूद PTI के गैर मुल्की बैंक अकाउंट से मुतालिक ताहाल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। गैर कानूनी गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स का मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में इस्तेमाल होना खारिज इम्कान नहीं। अकबर एस बाबर का खत का मतन। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत। मजीद 92 फ़लस्तीनी शहीद, 112 जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 31,645 हो गई। 73,676 जख्मी। गजा में शहरियों को शदीद कहत का सामना है। तकरीबन 6 लाख अफराद कहत के दहाने पर पहुंच चुके हैं। इमदाद के मुंतज़िर 400 से ज़्यादा अफराद को अब तक शहीद किया जा चुका है। व्लादिमीर पुतिन इलेक्शन जीतकर 5वीं बार रूस के सदर मुंतखब हो गए। हालिया सदारती इंतखाबात में वोटर्स का टर्नआउट 67% रहा। व्लादिमीर पुतिन 87.97% वोट लेकर कामयाब हुए। 3 रोज़ा पोलिंग में सदर पुतिन के मद्दे मुकाबिल 4 उम्मीदवार थे। पुतिन 6 साल तक ओहदे सदारत पर फाइज रहेंगे। हम सब के दिल की एक ही आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें मिलकर हर पाकिस्तानी को बाशऊर बनाना है। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, उसे मंजिल से भी आगे लेकर जाना है। यौम पाकिस्तान के मौके पर मीडिया एंकर्स का पैगाम। कैप्टन अहमद बदर शहीद के वालिद सब्र और हौसले की अजीम मिसाल। बेटे को शहादत का रुतबा हासिल होने पर मुस्कुराते लबों के साथ अल्लाह का शुक्र अदा किया। कैप्टन अहमद बदर शहीद के वालिद को अपने बेटे की शहादत पर फख्र। मीर अली शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी थी, जिसके नतीजे में कैप्टन अहमद बदर ने भी जाम शहादत नोश किया था। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का सऊदी अरब की नजद गेटवे होल्डिंग कंपनी के साथ मुआहिदे के तहत 5000 एकड़ अराजी पर अल्फा मवेशियों के लिए चारे की फसल काश्त की जाएगी। बेपनाह फवाइद की हामिल ये फसल जानवरों के चारे के लिए इंतहाई मुफीद। फसल की पैदावार को बरामद करके कीमती ज़र मुबादला कमाया जाएगा। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन कमर में ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीबात का मकसद मुआशरे में ख़वातीन का कलीदी किरदार और तालीम के लिए पाक फ़ौज की जानिब से की जाने वाली कोशिशों को खराजे तहसीन पेश करना था। ख़वातीन तालिबात ने तालीम के लिए पाक फ़ौज की जानिब से मुनक्किदा रैली में भी हिस्सा लिया। जिला बाजौड़ के तलबा के लिए तालीम सब के लिए की मुहिम के तहत मुतालियाती और मालूमाती दौरा। तलबा का आर्मी म्यूजियम, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री, नस्ट,
پاکستان مونومنٹ اور فیصل مسجد کا دورہ، مینار پاکستان، بادشاہی مسجد، مزار اقبال، آرمی میوزیم لاہور، علامہ اقبال ریزیڈنسی اور واگا بارڈر کا بھی دورہ۔ طلباء نے اس اہم دورے کے انعقاد پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ ستمبر 1965 کی جنگ کے ہیرو ایئر کموڈور محمد محمود عالم کی 11ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی جانب سے ایم ایم عالم کو خراج عقیدت پیش۔ ایئر کموڈور ایم ایم عالم نے 1965 کی جنگ میں 1 منٹ سے بھی کم وقت میں بھارتی فضائیہ کے 5 جیٹ طیاروں کو مار گرایا تھا۔ ان کا یہ ریکارڈ آج تک ناقابل شکست ہے۔ ISPR پاکستان ٹیلی ویژن، ریڈیو اور فلم کے معروف اداکار محبوب عالم کی آج 30ویں برسی۔ ڈرامہ سیریل وارث میں چودھری حشمت خان کے کردار کو ادا کرنے کے بعد محبوب عالم نے دنیا بھر میں شہرت حاصل کی۔ محبوب عالم نے 38 فلموں میں بھی اداکاری کی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ATP ماسٹرز 1000 انڈین ویلز ٹورنامنٹ دفاعی چیمپئن اسپین کے کارلوس الکاراز نے ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ الکاراز نے فائنل میں روس کے ڈینیل میدویدیو کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی۔ انڈین ویلز خواتین سنگلز عالمی نمبر 1 پولینڈ کی ایگا شویٹیک نے دوسری مرتبہ اعزاز اپنے نام کر لیا۔ شویٹیک نے فائنل میں یونان کی ماریا سکاری کو اسٹریٹ سیٹس میں 6-4 اور 6-0 سے بآسانی شکست دے دی۔ اور جنوبی افریقہ میں دشوار گزار اور ایڈونچر سے بھرپور سائیکل ریس۔ لارنس فورڈ کے ٹاؤن میں 8 روزہ کیپ ایپیکس ماؤنٹین بائیک ریس کا آغاز۔ 2 کی ٹیم پر مشتمل سائیکل سوار 617 کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں گے۔ پہاڑی علاقے میں 16,500 میٹر کی چڑھائیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلے مرحلے میں نیدرلینڈز کی اینی ترپسٹر اور ان کی سوئس جوڑی ڈارنیکول کولر کامیاب۔ مردوں میں سوئٹزرلینڈ کے نینو شرٹر اور ڈنمارک کے سبسٹین فینی کی جوڑی فاتح رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلیٹن میں، آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم اور میں ہوں عظمیٰ چوہدری۔ بلیٹن میں ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ ڈیٹیلز کی جانب بڑھتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ سینٹ کی 48 نشستوں پر انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال آج ہو رہی ہے۔ ریٹرننگ افسران کاغذات نامزدگی کی جانچ کر رہے ہیں۔ پنجاب اور سندھ کے 12 خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے 11 جبکہ وفاقی دارالحکومت سے 2 ارکان سینٹ کا انتخاب ہوگا۔ سینٹ کی 48 نشستوں پر پولنگ 2 اپریل کو ہوگی۔ سندھ سے سینٹ کی 12 نشستوں کے لیے جمع کیے گئے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے۔ کل 35 کاغذات نامزدگی میں سے 6 کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل ہو چکی ہے۔ مزید ڈیٹیل جانیں گے کراچی سے ہماری نمائندہ نورین آصف سے۔ جی نورین آصف، کل 35 کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا چکے ہیں اور 6 کاغذات نامزدگی جو منظور ہوئے ہیں ان میں سے کون کون سے نام اس وقت سامنے آئے ہیں اور کب تک یہ پروسیس جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا؟ جی، یہ ٹوٹل جو ہے سندھ کی 12 نشستیں ہیں، جس میں 7 جنرل نشستیں ہیں، 2 خواتین کے لیے ہیں اور 2 علماء اور ٹیکنوکریٹ کے لیے ہیں اور 1 اقلیتوں کے لیے ہے۔ اور ان 12 نشستوں پر ٹوٹل 35 کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں۔ ان کی جانچ پڑتال کا سلسلہ جاری ہے اور یہ کل بھی جاری رہے گا، جس کے بعد 21 کو جو ہے وہ اس پر جو کاغذات منظور یا مسترد ہوں گے اس کے خلاف اپیلیں دائر کی جا سکتی ہیں اور
25 को जो है उस पर उन अपीलों पर समाअत होगी और 27 को जो है 26 को हतमी फहरिस्त जो है वो अवेज़ा की जाएगी और 27 को जो है वो कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकते हैं। आज जो जांच पड़ताल का सिलसिला चल रहा है इसमें जो है वो अब तक MQM की जानिब से जो उम्मीदवार हैं उनके जांच पड़ताल का सिलसिला मुकम्मल हो चुका है और कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी यहाँ आए हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर, उनके भी कुछ जांच पड़ताल का सिलसिला जो है वो मुकम्मल हो चुका है। पीपल्स पार्टी की जानिब से 17 जो है वो कागजात नामजदगी जमा हुए हैं, जिसमें 9 जो है वो जनरल नशिस्तों पर हैं और 3 जो हैं वो अक़लियतों पर हैं और 3 जो हैं वो ख़वातीन की नशिस्तों पर हैं, 3 टेक्नोक्रेट और उलमा की नशिस्त पर हैं और 2 अक़लियतों की नशिस्त पर हैं। जबकि MQM की जानिब से जो हैं वो 10 कागजात नामजदगी जो जमा हुए हैं और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से 8 कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। जांच पड़ताल का सिलसिला जो है वो जारी है, कल भी ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जानिब से उम्मीदवार हैं सेनेट की नशिस्तों के लिए, वो अभी तक जो है वो नहीं आए, उनकी जांच पड़ताल का सिलसिला अभी बाकी है। जी बहुत शुक्रिया नौरीन आसिफ, आप हमें अपडेट कर रही थी। कराची से अब आपको लिए चलेंगे लाहौर की जानिब। सेनेट इंतखाबात के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला शुरू हो गया है। पंजाब में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल कहां तक पहुंचा है, ये जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे नवीद हयात से। नवीद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब में सेनेट के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जो है उसकी जांच पड़ताल का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और अब से कुछ देर कबल जो है वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जो है उसको मुकम्मल करवाया है। अगर बात की जाए तो टोटल पंजाब की 12 नशिस्तें हैं, जिसमें से जनरल नशिस्तें 7 हैं, जिन पर 16 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं। इसके अलावा टेक्नोक्रेट और उलमा की 2 नशिस्तें हैं, जिस पर 4 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं और ख़वातीन की 2 नशिस्तें हैं, जिन पर 5 जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं। इसके अलावा अक़लियत की 1 नशिस्त है, जिस पर 3 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं। आज कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का अमल जो है वो शुरू हो चुका है, जो कल तक जारी रहेगा। इसके बाद 21 तारीख तक जो है कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के फ़ैसलों के खिलाफ जो है वो अपीलें दायर की जा सकेंगी, जिसके बाद 25 मार्च तक जो है वो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उन पर फैसले सदर करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद, आप अपडेट कर रहे थे हमें लाहौर की सूरत हाल से। और खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट के इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जांच पड़ताल का अमल कल तक जारी रहेगा। कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 21 मार्च तक दाखिल की जा सकेंगी। अपीलों पर फैसला 25 मार्च तक किया जाएगा, जबकि अगले रोज़ नजरसानी शुदा फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 27 मार्च तक वापस ले सकेंगे। 11 नशस्तों के लिए मजमूई तौर पर 42 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए हैं। जनरल नशस्तों के लिए 25 उम्मीदवार, ख़वातीन की 2 मखसूस नशस्तों पर 7, टेक्नोक्रेट्स के लिए 10 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए हैं। बलूचिस्तान से सेनेट की 11 नशस्तों पर इंतखाब के लिए जमा होने वाले 38 कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल सूबाई इलेक्शन कमीशन में जारी है। आम नशस्त पर एक उम्मीदवार साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के कागजात दुरुस्त करार दे दिए गए हैं। फॉर्म 52 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के इब्तदाई फहरिस्त के मुताबिक ऐवान बाला की 11 नशस्तों के लिए मजमूई तौर पर 38 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए थे। 7 उमूमी नशस्तों के लिए 17, टेक्नोक्रेट्स की 2 नशस्तों पर 13, जबकि ख़वातीन की 2 मखसूस नशस्तों पर 8 कागजात जमा करवाए गए हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के साथ मुख्तसर मुद्दत के समझौते का दूसरा जायज़ा इजलास का आज आखिरी दिन है। मुख्तसर मुद्दत के समझौते का यह हतमी जायजा है, जिसके बाद स्टाफ की सतह पर मुआहदा मुतवक्के है। अमले की सतह पर मुआहदा होने के बाद और IMF के इंतजामी बोर्ड से मंजूरी होगी, जिसके बाद 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की हतमी किस्त पाकिस्तान को जारी कर दी जाएगी। ज़री पॉलिसी के हवाले से यहाँ पर आपको अपडेट करते चले। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अगले 2 माह के लिए ज़री पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक ज़री पॉलिसी का ऐलान मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी के इजलास के बाद प्रेस रिलीज के जरिए किया जाएगा। नए कारोबारी हफ्ते के आगाज में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है और इस वक्त 100 इंडेक्स 233 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 65,000 की हद उबूर करते हुए 65,050 पर ट्रेड कर रहा है।
اب تک बाजार हिस्स में 287 कंपनीज के शेयर्स का कारोबार हुआ। 143 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 123 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 18 कंपनीज के शेयर्स की कीमतें मुस्तहकम हैं। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। इजलास में सूबाई वज़ीर ख़जाना मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान ऐवान में बजट पेश करेंगे। पंजाब हुकूमत आइंदा 3 माह 1 अप्रैल से 30 जून तक का बजट ऐवान में पेश करेगी। इजलास के दौरान ऐवान में गुज़िश्ता 8 माह का इस्तेमाल शुदा बजट भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगी। हुकूमत 1 माह का बजट पहले ही असम्बली से मंजूर करवा चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने आइंदा माली साल के लिए बजट दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी फाइनेंस ने वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ को बजट दस्तावेज़ पेश की। बानी रहनुमा पीटीआई अकबर शेर बाबर ने पीटीआई के तमाम गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स की तहकीकात का मुतालबा किया है। उन्होंने ये मुतालबा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को लिखे गए खत में किया, जिसकी एक कॉपी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को भी भेज दी गई है। अकबर एस बाबर ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के फैसले को 20 माह हो चुके हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। पीटीआई की गैर कानूनी गैर मुल्की फंडिंग साबित होने के बावजूद इसके कौमी सलामती के मामले पर मुफस्सल और भरपूर कानूनी कार्रवाई सामने नहीं आई, जो परेशान कुन अमर है। खत के मतन के मुताबिक अकबर एस बाबर ने 2 अगस्त 2022 के फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के तमाम पहलुओं पर अमल दरामद कराने पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी सियासी जमात का बैरूनी ममालिक में बैंक अकाउंट्स खोलना और खुफिया रखना जुर्म है। उन तमाम पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए जो इन खुफिया गैर मुल्की और गैर कानूनी अकाउंट्स को इस्तेमाल करते हुए मुल्की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले इसराइली फोर्सेस गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों को मुसलसल निशाना बना रही हैं। जंगसदा इलाके में नस्लकुशी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। वजारत सेहत के मुताबिक बमबारी से मजीद 92 फ़लस्तीनी शहीद और 130 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइल की कार्रवाइयों में अब तक 31,645 अफराद शहीद और 73,676 जख्मी हो चुके हैं। वस्ती गजा में दीर अल बलाह पर इसराइल की नस्लकुशी की कार्रवाइयों में बच्चों समेत कम अज़ कम 12 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरी इमदादी एजेंसियों का एक बार फिर उन्होंने खबरदार किया है कि गजा में शहरियों को शदीद कहत का सामना है। खाने पीने की अशिया खत्म हो चुकी हैं, जबकि इलाके में तिब्बी सहूलतों का भी फुकदान है। गजा के वासियों का कहना है कि उनके पास खाने को कुछ नहीं, बच्चे भूख से मर रहे हैं। सूरत हाल इतनी ख़राब है कि इसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। पूरा खित्ता इमदाद का मोहताज है। इमदादी इदारों का कहना है कि तकरीबन 6 लाख अफराद कहत के दहाने पर हैं। फ़लस्तीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी UNRWA का कहना है कि गजा में इमदाद की हंगामी बुनियादों पर ज़रूरत है। इसराइली फोर्सेस आए रोज़ इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते शहरियों को निशाना बना रही है। अब तक इमदाद लेने वाले 400 से ज़्यादा अफराद को शहीद किया जा चुका है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बाइडन इंतज़ामिया पर यह जोर दिया है कि गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें की जाएँ और इसराइल को हथियारों की मुंतकली बंद की जाए। व्लादिमीर पुतिन सदारती इलेक्शन जीतकर 5वीं बार रूस के सदर मुंतखब हो गए हैं। सदारती इंतखाबात में वोटर्स की शरह 67% रही, जिनमें से पुतिन ने 88% वोट हासिल किए। 3 रोज़ा पोलिंग में सदर पुतिन के मद्दे मुकाबिल 4 उम्मीदवार थे। पुतिन 6 साल तक ओहदा सदारत पर फाइज रहे। जोसेफ स्टाल्टन के बाद पुतिन दूसरे रूसी रहनुमा है जो इतना तवील अरसा बरसरे इक़्तिदार रहेंगे। नाज़रीन, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि शदीद माशी बहरान के बावजूद पाकिस्तानी फ़ौज हमारे लिए ख़तरा बनी हुई है। पाकिस्तान माशी मसाइल का शिकार हो सकता है, लेकिन अस्करी तौर पर इसकी सलाहियतों में कोई कमी नहीं आई। मुसल्लह फ़ौज के आला जनरल के ये रिमार्क्स हिंदुस्तानी फ़ौज की जानिब से बैनुल अक़वामी सरहद के करीब पोखरान में मेगा मश्क भारत शक्ति के इनेकाद के चंद दिन बाद सामने आए हैं। पाकिस्तान के असली दुश्मन भारत ने हमेशा बुज़दिलाना वार करने की कोशिश की, मगर इसे मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना कारकर्दगी से हमेशा मुतासिर रही है। फरवरी 2019 को भी भारत को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में ऐसा जवाब दिया गया था, जिसके बाद दोबारा इसकी जानिब से मुहिम की हिम्मत नहीं की गई। अनिल चौहान का ये भी कहना है कि हमारे दोनों पड़ोसी हमारे खिलाफ हैं। दोनों की जानिब से दोस्ती को हिमालय से ऊंचा करार दिया जाता है और दोनों जौहरी हथियारों से लैस हैं। इसने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि हमें नए हथियारों के निज़ाम, टेक्नोलॉजी और जंग के लिए अपनी हिकमत अमली को बदलने की ज़रूरत है। भारतीय फ़ौज के जनरल की जानिब से पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के बारे में बयान के बाद मोदी सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि किस तरह की मुहिम जोई उनके लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है।
قومی خبروں میں ایک افسوسناک خبر آپ کو دیتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون اسلام آباد کے ضلعی صدر راجہ وقار ممتاز انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ آج شام 4 بجے پھلگراں اسلام آباد میں ادا کی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے راجہ وقار ممتاز کے انتقال پر تعزیت اور اہل خانہ سے ہمدردی اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے مرحوم کی مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کہتی ہیں جیل میں قیدیوں کی مشکلات کا بخوبی ادراک ہے، پوری کوشش کروں گی کہ جیل کے نظام کو بہتر کیا جائے۔ سینٹرل جیل لاہور میں قیدی خواتین سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ والد کے ہمراہ جیل میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ قیدیوں کی اصلاح کے لیے کچھ پروگرامز کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تاکہ ہنر سیکھ کر قیدی رہائی کے بعد معاشرے کا کارآمد حصہ بنے۔ انہوں نے کہا کہ جیل میں 20 بستروں کے ہسپتال کا افتتاح کر دیا ہے جس میں 4 ڈاکٹر اور طبی عملہ ہمہ وقت موجود رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے معمولی جرائم میں ملوث 155 قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ پنجاب کی جیلوں کے قیدیوں کی قید میں 3 ماہ کی کمی کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے کمانڈر کراچی ریئر ایڈمرل محمد سلیم نے ملاقات کی۔ ملاقات میں پیشہ ورانہ امور پر بات چیت کی گئی۔ اور ابھی کچھ بات کر لیتے ہیں یوم پاکستان کی تیاریوں کے حوالے سے۔ یوم پاکستان کے موقع پر میڈیا اینکرز نے خصوصی پیغام دیا ہے۔ ہم سب کے دل کی ایک ہی آواز، پاکستان زندہ باد، ہمیں مل کر ہر پاکستانی کو باشعور بنانا ہے۔ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، اسے منزل سے بھی آگے لے کر جانا ہے۔ تنقید ہو یا تعریف، ہم ہر حال میں سچ کا آئینہ دکھاتے رہیں گے۔ ہم کھلے دل سے اپنی قوم کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، اپنے علم و فن سے حالات بہتر بناتے ہیں۔ ہمیں مل کر ہر پاکستانی کو باشعور بنانا ہے۔ ہمیں قلم اور زبان کی طاقت سے سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر کے دکھانا ہے۔ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، اسے منزل سے آگے لے کر جائیں۔ ہم سب کے دل کی ایک ہی آواز، پاکستان زندہ باد، لانگ لیو پاکستان۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ذکر کریں گے قوم کے بہادر سپوت کا۔ کیپٹن احمد بدر شہید کے والد صبر و حوصلے کی عظیم مثال۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ سے ٹکرائی تھی، جس کے نتیجے میں کیپٹن احمد بدر نے بھی جام شہادت نوش کیا تھا۔ کیپٹن احمد بدر شہید کے والد نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کی شہادت پر فخر ہے۔ وفا کی تصویر، الحمدللہ I am proud of my son۔ عزت سے مرا ہے اور میں اس میں خوش ہوں، مرنا تو ویسے نہیں۔ شکر اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ You have given me lot of honor and respect۔ میں اس قابل نہیں تھا، میرے بیٹے نے یہ چیز میرے لیے اضافی بندوبست کر دی ہے۔ I am thankful to Allah۔ مجھے کوئی وری نہیں ہے، ایک ہی تھا، برے ایک سے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے۔ شکر ہے مجھے، اللہ کا شکر ہے۔ میں آدمی کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنی مجھے رسپیکٹ دی ہے، جہاز بھیجا ہے، مجھے بچے کے ساتھ ملایا ہے، اور سب لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جو پتہ نہیں کہاں سے کتنے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ چیز پائے۔ میں تو 1965 سے یہاں سے باہر ہوں، اور جو لوگ مجھے یہاں جانتے ہیں میں قاضی قطب الدین کا بیٹا ہوں۔ اللہ نے اس کو بھی ایک نام دیا، ایک چھوٹا سا نام مجھے بھی دے دیا۔ میں سب کا شکر گزار ہوں۔ آئی ایم تھینکفل ٹو اللہ۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا سعودی عرب کے نجد گیٹ وے ہولڈنگ کمپنی کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے تحت 5000 ایکڑ اراضی پر الفالفا مویشیوں کے لیے چارے کی فصل کاشت کی جائے گی۔ بے پناہ فوائد کے حامل یہ فصل جانوروں کے چارے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ پاکستانی سرزمین میں مویشیوں کی اعلیٰ معیاری افزائش کے لیے غذائیت اور اعلیٰ پروٹین والی ایسی مصنوعات کی افزائش کی بڑی صلاحیت موجود ہے۔ اس فصل کی کاشت دنیا کے کئی ممالک میں کی جاتی ہے اور اسے چارے کی فصل کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ الفالفا ایک جڑی بوٹیوں والی
پھلی ہے جس کی اعلیٰ غذائی معیار، پیداوار اور اعلیٰ موافقت کی وجہ سے اسے دنیا کے سب سے اہم پھلیوں کے 4 میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ چارہ دودھ دینے والے مویشیوں، گائے کی گوشت، گھوڑوں، بھیڑوں، بکریوں اور گھریلو جانوروں کی دیگر اقسام کے لیے بھی خوراک کا بنیادی جزو ہے۔ خبر ہے جنوبی وزیرستان سے، جس کے علاقے سپن کمر میں خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ تقریبات کا مقصد معاشرے میں خواتین کا کلیدی کردار اور خواتین کے تعلیم کے حصول کی خاطر پاک فوج کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ اسکول کے بچوں نے خواتین کی تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے تقاریر کی اور اسے وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ خواتین طالبات نے تعلیم کے لیے پاک فوج کی جانب سے منعقدہ ریلی میں بھی حصہ لیا۔ پاک فوج نے جنوبی وزیرستان میں خواتین کی تعلیم کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرتے ہوئے غیر فعال اسکولوں کو فعال کیا۔ علاقے کے مشران، اساتذہ اور طالبات نے خواتین کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اقدامات کا شکریہ ادا کیا اور اسے علاقائی اور ملکی ترقی کا ضامن قرار دیا۔ پاک فوج نے ضلع باجوڑ کے مختلف اسکولوں اور کالجوں کے 30 طلباء کے لیے 4 روزے مطالعاتی اور معلوماتی دورے کا اہتمام کیا۔ طلباء کو اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور پشاور میں قائم تاریخی عمارات اور اہم تعلیمی اداروں کا دورہ کروایا گیا۔ راولپنڈی میں طلباء کو آرمی میوزیم، آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری، نسٹ اور اسلام آباد میں پاکستان مونومنٹ اور فیصل مسجد کا بھی دورہ کروا دیا گیا۔ طلباء کو لاہور کے مختلف مقامات میں مینار پاکستان، بادشاہی مسجد، مزار اقبال، آرمی میوزیم لاہور، علامہ اقبال ریزیڈنسی اور واہگہ بارڈر کا دورہ بھی کروایا گیا۔ طلباء نے اس اہم دورے کے انعقاد پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس قسم کے دورے کے انعقاد سے انہیں پاکستان کے اہم شہروں کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہوئی۔ اور اب ذکر کریں گے قومی ہیرو کا۔ 1965 کی جنگ کے ہیرو اسکواڈرن لیڈر ایم عالم کی آج 11ویں برسی نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ISPR کے مطابق عسکری قیادت نے 1965 کی جنگ کے ہیرو ایئر کموڈور محمد محمود عالم کو ان کی 11ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بہادر سپوت نے بھارت کے خلاف جنگ میں دشمن کے 5 جیٹ طیاروں کو مار گرایا تھا۔ پاک فضائیہ کے شاہین 7 ہوا باز نے ڈاگ فائٹ کے دوران 5 بھارتی جنگی طیارے ایک ہی منٹ میں مار گرائے، جبکہ 4 طیارے صرف 30 سیکنڈ میں زمین بوس کیے۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں 5 طیارے گرانے کا شاندار ریکارڈ آج بھی گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہے۔ ایم عالم 1952 میں فضائیہ میں آئے اور 12 اکتوبر 1953 کو کمیشنڈ عہدے پر فائز ہوئے۔ ایم عالم نے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں بھارتی ہوا بازوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ اسکواڈرن لیڈر نے ایک ڈاگ فائٹ کے دوران 5 بھارتی ہنٹر جنگی طیارے 1 منٹ کے اندر مار گرائے۔ اس مشن میں انہوں نے F-86 سیبر طیارہ اڑایا۔ مجموعی طور پر ایم عالم نے 9 طیارے گرائے اور 2 کو نقصان پہنچایا، ان میں 6 ہاک ہنٹر طیارے شامل تھے۔ فضا میں لڑی جانے والی جنگ کے حوالے سے یہ ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ قوم کا یہ قابل فخر سپوت 18 مارچ 2013 کو 78 برس کی عمر میں دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ 19 years on since independence. Our commanders were young, both Air Marshal Noor Khan Azhar Khan, with way less than 40. ناظرین، آپ کو بتاتے چلے حکومت پنجاب نے رمضان المبارک کے دوران عوام کو ریلیف دینے کے لیے فیصل آباد میں بھی سستے رمضان بازار لگائے ہیں، جہاں روزمرہ کھانے پینے کی چیزیں عام مارکیٹ سے 50% کم قیمت پر دستیاب ہیں۔ اسی کی تفصیل بتا رہے ہیں حافظ محمد علی عابد۔ حکومت پنجاب نے رمضان المبارک میں عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے صوبے بھر میں سستے رمضان بازار لگائے ہیں۔ فیصل آباد میں لگائے گئے سستے رمضان بازار میں چینی، دالوں، گھی، چاول، پھل اور سبزیوں سمیت کھانے پینے کی دوسری چیزوں پر رعایت دی جا رہی ہے۔ گورنمنٹ 13 آئٹمز ہیں جن کے اوپر یہ سبسڈی دی جا رہی ہے اور ان پہ 25% جو ہے ہول سیل ریٹ سے جو ہے وہ پرائسز کم دی جا رہی ہیں۔ سستے رمضان بازاروں میں شہریوں کو ضروریات زندگی کی تمام اشیاء عام بازار سے کم ریٹ پر فراہم کی جا رہی ہیں۔ چاول 300 روپے، دال چنا 171، بیسن 173، کھجور 353 اور مرغی کا گوشت 549 روپے کلو دستیاب ہے۔ یہاں پہ مناسب ریٹ ہے، ساری چیزوں کی کوالٹی بہت اچھی ہے اور ہر چیز مناسب جو ہے وہ مقدار میں مل رہی ہے۔ بہت ہی معیاری چیزیں دے رہے ہیں تے نالے سستی بھی دے رہے ہیں، بہت زیادہ کافی زیادہ فرق ہے بازار دے نالوں انہاں چیزاں دا۔ معیاری چیزیں ہیں یہاں پہ اور سستے داموں مل رہی ہیں۔ سستے بازاروں میں اعلیٰ معیار کی مصنوعات کی کم قیمت پر فراہمی یقینی بنانے کے لیے شکایت سیل بھی قائم کیا گیا ہے۔ تو ہم نے سٹاف پوسٹ کیا ہوا ہے تمام بازار کے اندر، دوسرا CCTV کیمراز نصب کیے ہوئے ہیں فیئر پرائس شاپ پر بازار کے اندر۔ کوئی کمپلینٹس ہم تک آتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسی وقت موقع پہ جا کے اس کو ہم ریزالو کریں۔ حکومت پنجاب کی طرف سے
लगाए गए सस्ते रमज़ान बाज़ारों में हकीकी तौर पर आम आदमी को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। हाफिज़ मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के रमज़ान रिलीफ पैकेज से यूटिलिटी स्टोर्स पर पहले से कम कीमत पर दस्तयाब मुख्तलिफ अशियाए ख़ोर-ओ-नोश की कीमतें मज़ीद कम होने का ननकाना साहिब के शहरी भी भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ननकाना साहिब से जावेद अहमद मुआविया। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के बाद ननकाना साहब के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर भी खरीदारों का रश बढ़ गया है और लोग अपनी जरूरत के मुताबिक घी, आटा, चीनी, मशरूबात, दालें और बेसन समेत दीगर अशिया खुर्द-ओ-नोश आम बाजार से 15% कम कीमत पर खरीद रहे हैं। जितनी भी आइटम्स हैं, चाय है वो भी सस्ती है, खजूरें हैं उस पर भी सब्सिडी है, हर चीज़ पे डिस्काउंट दिया गवर्नमेंट ने। जैसे हमने चीनी भी ली है, दाल चना भी लिया और भी काफ़ी सामान लिया, हमें रिलीफ मिल रहा है। हम शुक्रिया अदा करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। यूटिलिटी स्टोर पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जिससे सार्फिन को चीनी 109 रुपए फी किलोग्राम, घी 335 रुपए और 10 किलोग्राम आटे का थैला 648 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि चाय, दूध, बेसन, खजूर और दालों समेत 19 बुनियादी अशिया पर भी खुसूसी रियायत दी जा रही है। हर महीने का राशन अच्छे से हो जाता है हमारा और हम रोजे आसानी से रख सकते हैं। घ्यो लिया जी, चीनी ली बहुत सस्ता मिला। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सार्फिन को भी सैकड़ों अशिया खुर्द-ओ-नोश पर खुसूसी रियायत दी जा रही है। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज कम वसाइल रखने वाले अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज से आम अफराद हर इलाके में खुसूसी रियायत से ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें खरीद रहे हैं। लोगों ने वज़ीर आज़म के इस इक़दाम को खुशाइन करार दिया है। तफसील गोटकी से बरकत अली की रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया सिर्फ सस्ती ही नहीं बल्कि इंतहाई मयारी हैं, जो कि आम अफराद को बाआसानी दस्तयाब हैं, जिससे खास तौर पर गरीब और नादार अफराद भरपूर फायदा हासिल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का ये अच्छा अमल है, इससे गरीब आवाम को फायदा हो रहा है, गरीब आवाम जो है दुआएं करती है। दाल, चीनी, आटा समेत तमाम अशिया पर 25% रियायत दी जा रही है और यूटिलिटी अमला भी सार्फिन को बेहतरीन साजगार माहौल मुयसर कर रहे हैं। आवाम बिल्कुल मुतमईन है इस पैकेज से। हम भी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि आवाम को सहूलत के साथ ये सारी चीज़ें जो सब्सिडाइज आइटम है, चीनी हो गई, घी हो गया, आटा हो गया, दालें, चावल वगैरह, पत्ती चाय की, सब बआसानी तरीके से उसको जो है उसकी अमानत उन तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड मुस्तहिकीन को खुसूसी रियायत हासिल है। अशिया खुर्द-ओ-नोश की आम कीमतों की बनिस्बत 25% रियायत किसी नेमत से कम नहीं, जिससे शहरी भरपूर फायदा हासिल कर रहे हैं। बरकत अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, घोटकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से महंगाई के असरात को कम करने के लिए आवाम को 12.5 अरब रुपए का बड़ा रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है, जिसके तहत मुल्क भर में कायम यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी की कीमतों में नुमाया कमी की गई है। तफसील बता रहे हैं असद अली रिजवी। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत शाकोट के शहरियों के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 648 रुपये, घी 335 रुपये, चीनी 109 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत आम सार्फिन को खजूरें, बेसन, दालें और चावल भी बाजार से 30% कम कीमत पर फरोख्त की जा रही हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर पर आने वाले सार्फिन को 19 बुनियादी अशिया पर खसूसी राहत दी जा रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड शाकोट के तकरीबन 9000 सार्फिन को सारा साल यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटा 400 रुपये, घी 300 रुपये और चीनी 70 रुपये फ़ी किलो, जबकि दालों और चावल पर 15 से 20 रुपये फ़ी किलो रियायत दी जा रही है। यूटिलिटी स्टोर पर हम गरीब आवाम के लिए जो पैकेज तैयार है, सस्ता पैकेज, उसमें चीनी, आटा, दालें बाजार से नहायत कम कीमत में मिल रही हैं। ये डिस्काउंट कर रहे हैं, गरीबों के लिए डिस्काउंट कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी डिस्काउंट है। ये बहुत मेहरबानी है उनकी, ये दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत की तरफ से अवाम की मुश्किलात में कमी के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत दी जाने वाली अरबों रुपए की सब्सिडी एक फलाही और अवामी इकदाम है, जिससे अवाम की मुश्किलात में कमी वाक़या हो रही है। असद अली रिजवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शाकोट। वफाकी हुकूमत ने माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक में आवाम को 12 अरब रुपए का तारीखी रिलीफ पैकेज दिया है। आवाम इसके समरात से फ़ायदा उठा रहे हैं।
चिन्योट की अवाम सस्ती और मयारी अशा की खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर रही है। मलिक मोहम्मद अली की रिपोर्ट देखते हैं। जिला चिन्योट के बीच तमाम यूटिलिटी स्टोर पर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर रमजान रिलीफ पैकेज के तहत अवाम और नास की बड़ी तादाद मुस्तफीद हो रही है। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत 100 से ज्यादा अशिया पर खसूसी रियायत दी गई है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड अफराद को खसूसी रियायत दी जा रही है। घी है, चीनी है, सब चीज़ें हमें बाजार से बारात मिल रही है। वज़ीर आज़म का जो पैकेज है उसमें बहुत अच्छा रिलीफ मिल रहा है आवाम को। आटे के थैले बता दिए जाए, हर चीज़ यहाँ पे मुहैया मिल रही है हमें कम रेट पर। यहाँ पे आवाम को जो है ना काफ़ी सहूलियात मुहैया की गई हैं और कई प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आवाम को फैसिलिटेट किया गया है। बहुत रिलीफ दिया हुआ है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सस्ती हैं और क्वालिटी भी अच्छी है चीज़ों की। मलिक मोहम्मद अली, पाकिस्तान टाइम्स न्यूज़, चिन्योट। रमज़ानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के लिए रहीम यार खान में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा किया। वहाँ मौजूद अशिया खुरूनोश की फराहमी और मयार का जायजा लिया। तफसील अशफाक अहमद की रिपोर्ट में। रहीम यार खान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं मियां इम्तियाज़ अहमद और चौधरी मोहम्मद शफीक ने रमज़ानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के लिए अपने हलकों में कायम यूटिलिटी स्टोर का दौरा किया और अशिया खुर्दोनोश की कीमतों का जायजा लिया। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह ये पैकेज अनाउंस किया है और ये गरीबों की जो खिदमत इस वक्त वो हमारी हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये गरीबों के लिए एक नेमत से कम नहीं है। सबसे पहले उन्होंने 7 अरब 7.5 अरब का पैकेज दिया था, फिर आज माशाल्लाह उन्होंने आज से 3-4 दिन पहले उसे 12 अरब रुपए दिए। आज जब हम यूटिलिटी स्टोर पे आए हैं, जब हमने चीज़ों को देखा है और जिस तरीके से माशाल्लाह चीज़ों को देखकर खुशी हुई है। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत जारी हुई थी हमारे एमडी साहब को कि मोबाइल वैन लगाई जाए जहां हमारे स्टोर नहीं मौजूद। हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ देने के लिए यूटिलिटी स्टोर, रमजान निगहबान पैकेज और सस्ता बाजार कम आमदनी वाले तबकात को न सिर्फ रायती कीमतों पर खाने पीने की बुनियादी चीज़ों की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हैं, बल्कि इससे आम मार्केट में भी महंगाई के रुझान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बिलाल यामीन सत्ती ने मॉल रोड मरी में कायम सस्ते रमज़ान बाजार का दौरा किया और अशिया खुरूनोश की कीमतों का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में बिलाल यामीन सत्ती ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत अशिया खुरूनोश बाजारों सड़कों पर लंबी कतारों की बजाय आवाम की दहलीज पर पहुंचाई जा रही हैं। उनका कहना था कि मरी और कोटली सदिया में 60% पैकेज की तकसीम हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ग्रां फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। बिलाल यामीन सत्ती ने मरी इंतजामिया को ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरों पर कड़ी नज़र रखने की भी हिदायत की। पाकिस्तान टेलीविजन के मकबूल अदाकार महबूब आलम को दुनिया छोड़े 30 बरस बीत गए। ड्रामा सीरियल वारिस में चौधरी हशमत खान के किरदार को अदा करने के बाद महबूब आलम ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में शोहरत हासिल की। इसी हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। महबूब आलम 1948 में टंडो गुलाम अली जिला हैदराबाद में पैदा हुए। उन्होंने तारीख के मजमून में मास्टर किया। पाकिस्तान में टेलीविजन नशियात का आगाज हुआ तो महबूब आलम ने भी किस्मत आजमाई और मुतअद्दिद ड्रामों में छोटे बड़े किरदार अदा करते रहे, लेकिन ड्रामा सीरियल वारिस ने उन्हें मुल्कगीर शोहरत और मकबूलियत दी। शोहरा आफाक ड्रामा सीरियल वारिस में उन्होंने चौधरी हशमत का किरदार अदा किया था और यही किरदार आज तक उनकी वजह शोहरत है। जी मियां जी, तो तुम लोगों ने उसको पूरी बात समझानी थी ना भाई, अगर हमारी तरफ के 10-12 पिंड छोड़ दें तो क्या फर्क पड़ेगा उन्हें। महबूब आलम ने 38 फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें 12 उर्दू, 15 पंजाबी और 11 सिंधी फिल्में शामिल हैं। उनकी मशहूर फिल्मों में खाक और खून, चंद वरियाम और खान बलोच काबिल जिक्र हैं। महबूब आलम ने अपनी जानदार अदाकारी से मुनफरिद पहचान बनाई। वो 18 मार्च 1994 को इस दुनियाए फानी से कूच कर गए थे।
صاف ستھرا پنجاب مہم کے تحت ملتان شہر کی 28 یونین کونسلز کو گندگی سے پاک کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں بھاری مشینری اور کنٹینرز کی مدد سے روزانہ کی بنیاد پر 800 ٹن سے زائد اور اب تک مجموعی طور پر 16,000 ٹن کوڑا کرکٹ کو اکٹھا کر کے دوسری جگہ منتقل کیا جا چکا ہے۔ مزید جانیں گے فرحان مرزا کی رپورٹ میں۔ ستھرا پنجاب مہم جنوبی پنجاب بھر میں بھرپور انداز میں جاری ہے۔ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کے جفاکش ورکرز کی جانب سے شہر اولیا کے تعلیمی اداروں، مساجد، گلیوں، شاہراہوں اور نالیوں سے کوڑا کرکٹ روزانہ کی بنیاد پر صاف کیا جا رہا ہے۔ ستھرا پنجاب مہم کے تحت ملتان شہر سے اب تک 16,000 ٹن کوڑا کرکٹ شہر سے باہر منتقل کر دیا گیا ہے۔ 28 یوسز کو زیرو ویسٹ کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو مشینری آئی ہے جس میں ہمارے پاس کنٹینرز، ہینڈ پک کارٹس، اس کے بعد ہینڈ کارٹس، لوڈر رکشاز آئے ہیں، جس کی وجہ سے اوور آل جو ورک فورس ہے وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہو گئی ہے۔ ڈیلی بیس پہ 800 ٹنج جو ویسٹ ہے وہ کلیکٹ بھی کی جا رہی ہے اور ڈسپوز آف بھی کی جا رہی ہے۔ ہمارا پوری ریسورسز اس وقت ہم نے موبلائز کی ہوئی ہے، اس پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھرپور طریقے سے ہمیں مانیٹر بھی کر رہی ہے اور ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔ ستھرا پنجاب مہم آپریشن کلین اپ کی آگاہی کے لیے ملتان ویسٹ مینجمنٹ کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات پر ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ ان ریلیوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب مانیٹرنگ کمیٹی سلمان نعیم اور ڈپٹی کمشنر ملتان اور دیگر شعبہ زندگی سے وابستہ افراد شہریوں کو صفائی مہم کی اہمیت سے آگاہی دے رہے ہیں۔ ملتان ڈویژن میں ستھرا پنجاب مہم کامیابی سے جاری ہے۔ انتظامیہ نے بھی شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کوڑا کرکٹ گلیوں، شاہراہوں اور نالیوں میں پھینکنے سے گریز کریں اور فوری طور پر سالٹ ویسٹ مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔ فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ اور اب خبر ہے گلگت بلتستان سے، جس کے تمام اضلاع میں موسم بہار کی شجرکاری مہم جاری ہے۔ اس مہم کے دوران 80 لاکھ پھلدار اور غیر پھلدار پودے لگائے جائیں گے۔ شیر محمد کی رپورٹ۔ گلگت بلتستان کے تینوں ڈویژنوں کے اضلاع میں موسم بہار کی شجرکاری مہم جاری ہے۔ شجرکاری مہم کے دوران 10 اضلاع میں 80 لاکھ پودے لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے محکمہ جنگلات گلگت بلتستان محکمہ زراعت کے تعاون سے لوگوں کو غیر پھلدار اور پھلدار درخت مفت فراہم کر رہا ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر فارسٹ کور موسٹلی دیٹ از ان دیامر ان استور، جو کہ ہمارے اوور آل فارسٹ کور کا، نیچرل فارسٹ کور کا لگ بھگ 80% بنتا ہے۔ گلگت ریجن میں اس سال 2.3 ملین جو ہے نا پودے لگنے ہیں، یہ ہمارے پلانٹنگ ٹارگیٹس ہیں۔ گلگت میں تقریباً پلانٹنگ اور جو پلانٹس ایشو کرنے کا مرحلہ تھا ہمارا وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ گرین پاکستان پروگرام کے تحت گلگت بلتستان میں اب تک 2 کروڑ 94 لاکھ درخت لگائے گئے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق ان کی کامیابی کی شرح 69% ہے۔ آئیے درخت لگا کر گلگت بلتستان کو سرسبز و شاداب بنانے میں اپنا فعال کردار ادا کریں۔ شیر محمد، PTV نیوز، گلگت۔ ناظرین، عصر حاضر میں جدید طرز زندگی کی بدولت بہت سے قدیم فنون معدومیت کا شکار ہیں، تاہم خطاطی کا قدیم فن مسائل کے باوجود آج بھی نوجوان نسل میں مقبول ہے۔ اسی حوالے سے تفصیل جانیے ملک عمر کی رپورٹ میں۔ جدید ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر فونٹس کے اس دور میں بھی خطاطی کا فن شائقین کے دلوں میں نہ صرف گھر کیے ہوئے ہے بلکہ نوجوانوں میں بھی مقبول ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان عصر حاضر میں اس فن کی لو بڑھانے والے فنکاروں میں سے ایک ہیں۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان قرآنی آیات کو مختلف رسوم الخط میں اور مختلف ڈیزائنز میں لکھنے میں مہارت رکھتے ہیں، تاہم جب اپنے کام میں سونے اور چاندی کے اوراق کا استعمال کرتے ہیں تو فن پاروں کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ میرا ایریا آف انٹرسٹ بیوٹی آف قرآن ہے۔ میں قرآن پاک کی آیات کو خوبصورت رنگوں کے ساتھ کینوس پہ پینٹ کرتا ہوں، اور جب ان آیات کو سونے اور چاندی کے اوراق کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے اور پوری دنیا میں اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ میں خاص طور پہ خط ثلث، خط دیوانی، خط رقاع، خط نستعلیق اور نقاشی کے ساتھ یہ کام کرتا ہوں۔ فن خطاطی میں اپنے منفرد کام کی وجہ سے ڈاکٹر عطاء الرحمان نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک میں بھی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر کے کئی ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ اپنے فن پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ وہ اگلی نسل تک اس فن کو منتقل کرنے میں بھی کوشاں ہیں۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی۔ ناظرین، رمضان المبارک میں مخیر حضرات کی طرف سے اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں رمضان دسترخوان کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں فہد عزیز۔
रमजान मुबारक में शहर भर के मुख्तलिफ मुकामात पर मुखैर हजरात और फलाही इदारों की तरफ से रोजेदारों को इफ्तार करवाने का सिलसिला जारी है, जिसमें हजारों रोजेदार रोजा इफ्तार करते हैं। इफ्तार किसी को देना खुद आपको पता है कि कितना बड़े सवाब का काम है और कितना बड़ा काम है, तो ये करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ट्रक है, ये 600 लोगों को इफ्तार प्रोवाइड करता है, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो कि कौम की है। ये इनिशिएटिव जो है जिसमें हर रोज़ 500-600 लोगों को अफ्तारी कराना ताकि लोगों की मदद कर सकें सही तरीके से। ये रिवायत कई सालों से जारी है। इंतजामी अहदेदार के मुताबिक यहाँ पर रोजाना बड़ी तादाद में रोजेदार इफ्तारी करते हैं। रमजान दस्तरख्वां का मकसद ऐसे रोजेदारों को सहर और इफ्तार कराना है जो इसकी इस्तिताअत नहीं रखते। बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, जिस तरह घर में होता है इस तरह सिस्टम चल रहा है और बहुत अच्छा है। जितने भी गरीब आवाम है उसके लिए बहुत अच्छी सहूलत है, तो उम्मीद है कि ये सिलसिला जो जारी रहेगा। सफेदपोश लोग हैं, इनके लिए भी बहुत अच्छे तरीके से इफ्तारी दी जा रही है और बाइज़्ज़त तरीके से इफ्तारी दी जा रही है। 700-800 के तकरीबन यहाँ पे बंदा इफ्तारी करता है और सहरी भी खाता है। इंतजामिया बाइज़्ज़त तरीके से बैठा कर हमें इन गरीब लोगों की मदद करती है। रमजान मुबारक में हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो रमजान दस्तरख्वां के जरिए रोजेदारों को इफ्तार करवाएं। रोजाना की बुनियाद पर लोग बड़ी तादाद में इस दस्तरख्वां से मुस्तफीद होते हैं और अपना रोजा बाइज़्ज़त तरीके से इफ्तार करते हैं। माह सियाम में मुखैर हजरात की जानिब से रमजान दस्तरख्वान मुस्तहिक अफराद के लिए बहुत बड़ी नेमत है। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। क्वेटा में रमजान मुबारक के आगाज़ के साथ ही हमेशा की तरह स्ट्रीट इफ्तार दस्तरखानों का एहतमाम किया जा रहा है। इसकी तफसील बता रहे हैं क्वेटा से इसरार अहमद। ये मनाजिर क्वेटा शहर के स्ट्रीट इफ्तार दस्तरखान के हैं। सदाबार टर्मिनल, सरियाब पाटिक, बेनज़ीर पुल और अलमदार रोड समेत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हमेशा की तरह रमज़ान अफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। लोग आते हैं, अफ्तार करते हैं और चले जाते हैं। 2000 से 2500 के करीब जिन लोगों को अफ्तारी करवाई जा रही है और यहाँ पे जिना रोड पर जो दस्तरखान सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से लगाए जा रहे हैं, यहाँ पे भी कम से कम 450 से 500 के करीब जिन लोगों को अफ्तारी इस वक्त करवाई जा रही है। अफ्तार दस्तरखानों में मुसलमानों के साथ मसीह भाइयों के ईस्टर के रोज़ों के अफ्तार का भी एहतमाम किया जाता है। दीन इलाही के मानने वाले मुसलमान और मसीह भाइयों का एक दस्तरखान में इकट्ठे अफ्तार बलुस्तान में मजहबी रवादारी की भी मिसाल है। ये महीना बरकत का महीना, लोगों के साथ भलाई करना चाहिए, अच्छी बात करना चाहिए, नेकी करना चाहिए कि हमें जैसे अल्लाह ने दिया हुआ इन लोगों के साथ थोड़ा ताउन करे गरीबों के साथ। रमज़ान उल मुबारक में हर मुसलमान की कोशिश होती है कि रोजेदारों को अपनी हैसियत के मुताबिक अफ्तार करवाए। पब्लिक मकामात पर अवामी दस्तरखानों का मकसद भी माशरे के इन कमज़ोर तबकात को साथ शामिल करना है जो माशी मुश्किलात की वजह से अफ्तारी की लवाजमात का एहतमाम नहीं कर सकते। इसरार अहमद, PTV न्यूज़, क्वेटा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन के औकात में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में रात के औकात में सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ यूं रही। लह में कम से कम दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बगरोट में -5, कालाम -4, अस्तोर -2, जबकि स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।